वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। कई कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए, भतीजे के मुंडन संस्कार में भी शामिल हुए और सुबह गांव की सैर पर सीएम योगी आदित्यनाथ निकले थे। योगी आदित्यनाथ ने गांव का निरीक्षण भी किया है और आज कई कार्यक्रमों में योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ की और इस दौरान कई कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। आपको ये भी जानकारी दे दें कि भतीजे के मुंडन संस्कार में भी योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे और सुबह गांव की सैर पर भी योगी आदित्यनाथ निकले थे और साथ ही सीएम ने गांव का निरीक्षण भी किया है और इस दौरान गांव वालों से बातचीत की है और आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है उत्तराखंड से। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं और आज उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, साथ ही भतीजे के मुंडन संस्कार में भी वो शामिल हुए और सुबह सुबह गांव की सैर पर निकले थे योगी आदित्यनाथ। गांव का निरीक्षण किया, गांव वालों से बातचीत की, सबका हालचाल भी जाना और आज भी कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है उत्तराखंड से। 28 साल बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव में रात बिताए हैं और उत्तराखंड दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। कई कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। अपने भतीजे के मुंडन संस्कार में भी वो शामिल हुए और सुबह सुबह गांव की सैर पर योगी आदित्यनाथ निकले थे। योगी आदित्यनाथ ने गांव का निरीक्षण किया और इस दौरान गांव वालों से बातचीत भी की है। आज भी कई कार्यक्रमों में योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है और इस दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रम में शामिल भी हुए हैं। भतीजे के मुंडन संस्कार में भी योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और साथ साथ सुबह गांव की सैर पर भी सीएम निकले थे। इस दौरान लोगों से बातचीत की, गांव वालों से बातचीत करते हुए नजर आए, गांव का निरीक्षण भी किया और आज भी कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है उत्तराखंड से। सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। कई कार्यक्रम में भी योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। भतीजे के मुंडन संस्कार में भी शामिल हुए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने भतीजे के मुंडन संस्कार में शामिल हुए और साथ ही सुबह सुबह वो गांव की सैर पर भी निकले थे। इस दौरान गांव वालों से बातचीत किया, उनका हालचाल जाना और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने गांव का निरीक्षण भी किया है और जानकारी ये भी मिल रही है कि आज और भी कई कार्यक्रमों में योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो 28 साल बाद अपने पैतृक गांव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रात बिताई है, अपनी माता का आशीर्वाद भी लिया है और उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ के। कई कार्यक्रमों में इस दौरे के दौरान वो शामिल हुए हैं। अपने भतीजे के मुंडन संस्कार में शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और सुबह सुबह वो गांव की सैर पर भी निकले थे। गांव का निरीक्षण किया है उन्होंने। और सीधे आपको पंचूली लिए चलते हैं। संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। योगेश, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का दूसरा दिन है और कई कार्यक्रम में वो शामिल भी हुए हैं, आज का क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा? जी बिल्कुल, आज उनके अगर कार्यक्रम की बात करें तो सुबह जिस कार्यक्रम के लिए जो सबसे ज़्यादा जिस कार्यक्रम के लिए वो पहुंचे थे, वो कार्यक्रम में से एक कार्यक्रम में था मुंडन संस्कार का। उनके भतीजे का मुंडन संस्कार का आज कार्यक्रम था और उसी के तहत जो है वो आज यहाँ पर मौजूद थे। सुबह आज अगर बात करें 12 बजे के करीब जो है मुंडन संस्कार का कार्यक्रम हो गया है और उसके बाद आज उनके 102 कार्यक्रम और हैं। अगर बात करें आज तो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है भगवान शिव का, वहाँ पर भी जाने का अभी
फिलहाल कार्यक्रम है, लेकिन देखना होगा कि वहां पर मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन एक वेलनेस सेंटर है पतंजलि का, बाबा जी। रामदेव का एक वेलनेस सेंटर है, वहां पर लगभग 4 साढ़े 4 बजे के करीब उन्होंने जाना है। उस वेलनेस सेंटर में वो मौजूद रहेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ कैसा है वेलनेस सेंटर। काफी समय से उस वेलनेस सेंटर पर जो है बाबा रामदेव और पतंजलि द्वारा वो वेलनेस सेंटर को बनाया जा रहा था। आज वहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। 2 कार्यक्रम जो है उनके आज यही महत्वपूर्ण है। फिर शाम को विश्राम करने के लिए वो आज इसी अपने गांव में जो है पैतृक गांव में मौजूद रहेंगे, यहीं पहुंचेंगे वो शाम को आज। और आज रात का जो विश्राम है वो आज यहीं करेंगे। जी बिल्कुल योगेश, तो 28 साल बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गांव में एक रात उन्होंने बिताया है। ऐसे में ग्रामीणों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? जी बिल्कुल। जो वैसे तो अगर बात करें तो लगभग जो पूरा गांव है उसको पुलिस ने अपनी निगरानी में ले रखा। कहे तो ना अंदर कोई जा सकता है, अन्य व्यक्ति ना बाहर आ सकता है, लेकिन जो कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, हम उनसे जब बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। कल भी हमने वही नज़ारा देखा था कि योगी आदित्यनाथ जब आए थे तो हर तरफ योगी योगी के नारे लग रहे थे। हर कोई जो है योगी योगी का नारे लगा रहा था। लंबा समय है जब योगी आदित्यनाथ 28 सालों बाद अपने गांव में एक रात व्यतीत किया है योगेश, और एक लोगों में खासा उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है और साथ ही कई कार्यक्रमों में भी योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं जहां मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो राजनीति और नौटंकी क्यों करते हैं? तो आज योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं और दूसरा दिन है आज उनके दौरे का। ऐसे में अपने भतीजे के मुंडन संस्कार में भी वो शामिल हुए और सुबह सुबह गांव की सैर पर भी निकले थे। इस दौरान गांव वालों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। योगी आदित्यनाथ ने गांव का निरीक्षण भी किया है और आज भी वो कई कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि कुल 28 साल बाद अपने पैतृक गांव में एक रात उन्होंने बिताया है। अपनी मां से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया है और इस दौरान जो गांव वालों में उत्साह है वो नजर आ रहा है, किस तरीके से वो लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, हरिद्वार में यूपी का आलिशान पर्यटन आवास तैयार हो गया है। धर्मनगरी की धरती पर बना भागीरथी पर्यटन आवास। कल सीएम योगी आदित्यनाथ पर्यटन आवास का उद्घाटन करेंगे। सीएम धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के सीएम रहते हुए ये समझौता हुआ था। और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें, उद्घाटन समारोह में हरिद्वार के प्रमुख साधु संत भी शामिल होंगे। धर्मनगरी हरिद्वार की धरती पर उत्तर प्रदेश का आलिशान भागीरथी पर्यटन आवास बनकर तैयार हो गया है और 5 मई को इस पर्यटन आवास का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भागीरथी पर्यटन आवास के उद्घाटन के मौके पर मौजूद रहेंगे और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री काल में ही ये समझौता तय हुआ था और इसी के साथ हरिद्वार के प्रमुख साधु संत भागीरथी पर्यटन आवास के उद्घाटन में सम्मिलित होंगे। अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए पर्यटन आवास की क्या कुछ खासियत है। आवास में 88 कमरे हैं। भागीरथी आवास में 100 कमरे बनाए गए हैं और धर्मनगरी में ये भागीरथी पर्यटन स्थल बना है। आवास में कुल 88 डिलक्स कमरे बनाए गए हैं और 12 कमरों को वीआईपी रूम बनाया गया है और पर्यटक आवास में सेंट्रलाइज्ड एसी भी है और आवास में कुल 3 लिफ्ट की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। तो पर्यटन आवास की खासियत आपको बता रहे हैं। रेस्टोरेंट और 2 बैंकेट हॉल भी यहाँ पर हैं और एक बैंकेट हॉल में 100 लोगों की यहाँ पर एंट्री हो सकती है और दूसरे में 150 लोगों की गैदरिंग की कैपेसिटी है। पर्यटक आवास से मां गंगा के दर्शन कर पाएंगे। आवास के साथ एक छोटा सा मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया है और भागीरथी पर्यटक आवास में कई पेंटिंग्स भी लगाई गई हैं। पेंटिंग्स में हिंदू धर्म की संस्कृति को दर्शाया गया है और साथ ही ललित कला अकादमी से ये पेंटिंग्स खरीदे गए हैं जो कि यहाँ पर लगाए गए हैं और भागीरथी आवास में कुल 100 कमरे बनाए गए हैं। आवास में कुल 88 डिलक्स कमरे भी हैं और 12 कमरों को यहाँ पर वीआईपी रूम बनाया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पर्यटक आवास में सेंट्रलाइज्ड एसी लगाए गए हैं। आवास में कुल 3 लिफ्ट की सुविधा मुहैया कराई गई है और इसके अलावा रेस्टोरेंट और 2 बैंकेट हॉल की सुविधा भी यहाँ पर
दी गई है और एक बैंकेट हॉल में 100 लोगों की गैदरिंग की कैपेसिटी है और साथ ही दूसरे हॉल की बात की जाए तो 150 लोगों की गैदरिंग की कैपेसिटी इस पर्यटन आवास में है। तो ये पर्यटन आवास की खासियत आपको बता रहे हैं। धर्मनगरी में भागीरथी पर्यटन आवास बना है, जहां भागीरथी पर्यटक आवास में कई पेंटिंग्स भी लगाई गई हैं और पेंटिंग्स में हिंदू धर्म की संस्कृति को दर्शाया गया है। ललित कला अकादमी से ये सभी पेंटिंग्स खरीदे गए हैं और भागीरथी आवास के 100 कमरे में इन सभी पेंटिंग्स को लगाया गया है और इन 100 कमरों में से 88 कमरे डिलक्स कमरे हैं और 12 कमरों को यहां पर वीआईपी रूम बनाया गया है। तो ये तमाम खासियत है पर्यटन आवास की। हरिद्वार में यूपी का आलिशान पर्यटन आवास बनकर तैयार हो गया है। धर्मनगरी में ये भागीरथी पर्यटन आवास बना है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। और ज्यादा जानकारी देंगे राजकुमार पाल, संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राजकुमार, धर्मनगरी में भागीरथी पर्यटन आवास बनकर तैयार हो गया है और कल सीएम योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे और कुछ ज्यादा जानकारी और अपडेट। जी बिल्कुल शिवानी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के द्वारा भागीरथी जो गेस्ट हाउस है यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है, जो 100 कमरे का होने वाला है उसका उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल हरिद्वार पहुंचेंगे। वो अपने 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर है, अभी वो कल हरिद्वार पहुंचेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। वह उनके साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी होंगे। जो पुराने जो अलकनंदा गेस्ट हाउस है उसका जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित किया जाता था उसको उत्तराखंड सरकार को योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे और अपने जो नया गेस्ट हाउस है उसका उद्घाटन यहाँ पर करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो संपत्ति का जो आदान प्रदान जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करना था उसको लेकर इसके तहत एक बड़ा समझौता यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जी शिवानी। बिल्कुल राजकुमार, दर्शकों को ये भी बताइए कि इस पर्यटन आवास की क्या कुछ खासियत है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये 100 कमरों से होने वाला है, सभी सुविधाएं युक्त यहाँ पर ये गेस्ट हाउस होने वाला है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, तमाम जो राज्यों से यात्री जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं उनके लिए एक अच्छी पहल यहाँ पर हो सकती है। यात्री यहाँ पर ठहर सकते हैं, सभी सुविधाएं यहाँ पर उनको मुहैया कराई जाएगी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा। उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर अलकनंदा गेस्ट हाउस का संचालन किया जाता था, जो अब उत्तराखंड को यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार सौंप देगी और उसके बाद अपना जो नया गेस्ट हाउस है भागीरथी गेस्ट हाउस उसको अब उत्तर प्रदेश खुद अपने स्तर पे चलाएगा। जी बिल्कुल राजकुमार, कल पर्यटन आवास का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। किस तरीके से तैयारियां वहां पर देख पा रहे हैं आप और कौन कौन से लोग सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज से ही कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर राजवीर सिंह जो है पर्यटन मंत्री वो यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने में जुटे हुए हैं। वहीं सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी कर दी गई है, चाहे पुलिस प्रशासन की तरफ से हो चाहे जिला प्रशासन की तरफ से हो, सभी तैयारियां यहाँ पर पूर्ण कर ली गई है, जिससे कि जो कल योगी आदित्यनाथ जी का दौरा है किसी भी कोई भी समस्या ना हो। जी जी बिल्कुल राजकुमार, जानकारी भी मिल रही है कि हरिद्वार में इस दौरान सभी साधु संत भी शामिल हो सकते हैं, क्या ज्यादा जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तराखंड की कैबिनेट के साथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो भी रहेंगे। उनके साथ साथ हरिद्वार के जो साधु संत हैं और जो भी महामंडलेश्वर है सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक भव्य आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है जिनको लेकर सन्यासी भी है वो, और तो हरिद्वार एक सन्यास परंपरा से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर सन्यासी आने जरूरी है, तो साधु संतों की मौजूदगी भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जी ठीक है राजकुमार, नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे हैं। काम शुरू किया था और इसमें हमने जनता से 3 सवाल पूछे थे कि कौन सी पार्टी देश भर में गुंडागिरी और दंगे करवाती है, किस पार्टी में सबसे ज्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं, और तीसरा कि किस पार्टी में शरीफ, पढ़े लिखे और ईमानदार लोग हैं। ये सर्वे हमने
फ़ोन कॉल से, फील्ड सर्वे और कैटी सर्वे के रूप में कराया, तीनों तरीके से कराया। तो 2 हफ्ते में इसमें बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। करीब 11.5 लाख लोगों से बात की इस सर्वे में हमने, और एग्जैक्टली देखें तो 11,54,231 लोगों से इस सर्वे में बात हुई। 11,54,231 लोगों से बात हुई। इसमें दिल्ली की जनता का सर्वे है ये, कि हमने पूछा था कौन सी पार्टी देश भर में गुंडागिरी और दंगे कराती है। जनता बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को समझती है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश में दंगे कराती है, भारतीय जनता पार्टी ही गुंडाई कराती है। 91% लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी और दंगे कराती है। 8% लोगों ने कहा कांग्रेस, और अदर्स 1% लोग। दूसरा सवाल था किस पार्टी में सबसे ज़्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की छवि देखिए, 89% लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं। 5% कांग्रेस, 2% आप और 4% अदर्स। तीसरा सवाल था कि किस पार्टी में सबसे ज़्यादा शरीफ, पढ़े लिखे और ईमानदार लोग हैं। इसमें आम आदमी पार्टी को 73% लोगों ने कहा, कांग्रेस 15%, भारतीय जनता पार्टी 10% और अदर्स 2%। 73% आप, कांग्रेस 15%, बीजेपी 10%, अदर्स 2%। तो आज ये सर्वे भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच पूरी तरह से बेनकाब हो गई है कि इनको ना सरकार चलानी आती, ना इनको कोई काम करना आता, ना स्कूल की बात करनी आती, ना अस्पताल की बात करनी आती, ना रोज़गार की बात करनी आती, ना महंगाई पे कुछ करना आता, केवल गुंडाई आती है। जहाँ भी इनको सत्ता मिलती है केवल और केवल गुंडाई दिखाते हैं, गुंडाई करते हैं। सड़क पे उतर के, वो चाहे मुख्यमंत्री के घर पे चढ़ाव करना हो या आम आदमी के घर पे चढ़ाव करना हो, गुंडाई के अलावा इनको कुछ नहीं आता, और वो उसी में माहिर हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जनता भी इस बात को मानती है। 11,54,231 लोगों ने इस बात को मोहर लगाई है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई एक गुंडागिरी की पार्टी है, अब वो जनता और सरकार की पार्टी नहीं है। थैंक यू सर। आज से निर्माण पे स्थल पे जो मजदूर हैं उनके लिए बस की सेवा शुरू की गई, उसको नहीं, निर्माण स्थल पे तो मजदूरों के लिए बस सेवा, बस फ्री पास दिया गया है, और करीब 10 लाख मजदूरों को दिल्ली के उसका फ़ायदा मिलेगा। महिलाओं के लिए तो पहले से ही सबके लिए बस में फ्री यात्रा है, पर निर्माण मजदूरों के लिए भी सरकार की ओर से फ्री पास दिया जाएगा। कैसे कराया गया, कितने दिनों में कराया गया पूरा? जैसे मैंने बताया, 2 हफ्ते ये सर्वे कराने में लगे, और इसमें IVR कॉल्स के माध्यम से, फील्ड सर्वे के माध्यम से, कैटी सर्वे के माध्यम से, तीनों तरीके से इसको कराया गया था। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए। उन्होंने इस दौरान आम आदमी पार्टी की तमाम उपलब्धियों को गिनवाया और साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आगे बढ़ेंगे। आगामी 6 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। सोनप्रयाग से केदारनाथ के भूभाग को 6 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक सहायक सेक्टर मजिस्ट्रेट को तैनात कर दिया गया है। पैदल मार्ग पर यात्रा को संचालित करने के लिए 3,265 घोड़े और खच्चरों का पंजीकरण कर लिया गया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी में 18, भीमबली में 70, साथ ही लिनचोली में 400 और बेस कैंप में 1200, साथ ही केदारनाथ में 1000 तीर्थयात्रियों के रात्रि प्रवास की व्यवस्था की है, जबकि पैदल मार्ग पर 2000 तीर्थयात्रियों के रात्रि प्रवास के लिए निजी टेंटों की व्यवस्था कर दी गई है। और वहीं केदारनाथ धाम में लगभग 4000 तीर्थयात्री निजी लांचों पर रात्रि प्रवास कर सकते हैं। वहीं गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर विद्युत और पेयजल व्यवस्था भी सुचारू कर दी गई है, जबकि पैदल मार्ग पर सफाई व्यवस्था सुचारू करने के लिए 4 दर्जन सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। तैयारियां पूरी जोरों पे है, लगभग जो है सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। सोनप्रयाग में बुकिंग काउंटर पे लगभग 3200 घोड़े खच्चरों का पंजीकरण हो गया है, और पूरे यात्रा रूट को
सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक लगभग 6 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, जिसमें सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उनके सहायतार्थ सहायक सेक्टर अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। और वहीं उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा के उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होना है और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस अपना भ्रम तोड़ना चाहती है तो हरीश रावत को चंपावत से चुनाव लड़ाकर देख ले। साफ हो जाएगा जनता किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और साथ ही हरदा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2022 में आम चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष हरीश रावत को बनाकर ये साफ कर दिया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हरीश रावत मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और यह भी प्रचारित किया गया था कि जनता हरीश रावत को ही मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद मानती है। लेकिन हरीश रावत को जनता ने एक बार फिर हराकर यह तय कर दिया है कि हरीश रावत प्रदेश की जनता की पसंद नहीं है। और अगर अब भी हरीश रावत और कांग्रेस इसे मानने को तैयार नहीं है तो चंपावत उपचुनाव में एक और मुख्यमंत्री धामी मैदान में है और वहीं कांग्रेस से हरीश रावत को अपना प्रत्याशी बनाकर स्पष्ट कर ले कि आखिर जनता की पसंद कौन है। कि हरीश रावत जी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना करके और उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में उतार करके कांग्रेस ने ये मैसेज दिया था कि अगर कांग्रेस सरकार आई तो हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को और स्वयं हरीश रावत को नकारा बुरी तरीके से, मात्र 19 सीटों में सिमट गए, उससे स्पष्ट संदेश था कि यहाँ की प्रदेश की जनता पुष्कर धामी जी को और भाजपा की सरकार चाहती थी। अनफॉर्चुनेटली कुछ खटीमा की ऐसी परिस्थितियाँ हुई, कुछ अंदर भीतर घात, कुछ और बहुत सी बातें हुई जिनकी वजह से वो सीट हम जीत नहीं पाए धामी जी की। आज कांग्रेस के मित्र बहुत सी बातें कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चुनाव सामने है, पुष्कर धामी भी हैं, कांग्रेस चाहे तो हरीश रावत जी को उतार दे। जनता ये तय कर देगी कि इस प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री किसे चाहती है, कौन लोकप्रिय नेता है, फिर से एक बार टेस्ट हो जाएगा। और वहीं उत्तराखंड चंपावत विधानसभा सीट पर निर्वाचन आयोग के उपचुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि चंपावत में 31 मई को मतदान और 3 जून को काउंटिंग होनी है और इस सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की किस्मत का फैसला भी होगा। और धामी के लिए ये सीट भारतीय जनता पार्टी के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने छोड़ रखी है। खटीमा में हार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी को दोबारा प्रदेश की कमान सौंपी है। और वहीं चंपावत से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ने का फैसला किया। उपचुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने चंपावत में मुख्यमंत्री धामी की जीत के लिए रणनीति तय कर मोर्चा संभालने वाली टीमों का ऐलान कर दिया था। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि प्रचार प्रसार में मंत्रियों के साथ ही पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी चंपावत में मोर्चा संभालेंगे। वहीं चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी मंथन में जुटी हुई है। 3 विधायकों को पर्यवेक्षक के रूप में जिताऊ उम्मीदवार के नाम का पैनल तैयार कर हाईकमान को भेजा गया है। और वहीं कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी चुनाव में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए बैठक की और बैठक में सभी महिलाएं चंपावत के उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की और चंपावत में मोर्चा संभालेंगी। वहीं ज्योति रौतेला ने यह भी कहा है कि उपचुनाव के लिए महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है और चंपावत से जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार होगा प्रदेश महिला कांग्रेस उन्हें जिताने का काम करेंगी। आज हम लोग एक मीटिंग थी हम लोगों की, चारों सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे मेरी यहाँ पे हैं। तो हम लोग एक संगठन को लेकर बैठक कर रहे थे 5 लोग, लेकिन क्योंकि कल चंपावत की खबर आई तो हम लोग अभी वही डिस्कशन में थे कि हम लोग कब से जाएंगे और क्या क्या हम लोग वहाँ पे कर पाएंगे। क्योंकि महिलाओं के बीच में जरूर पहुँचेंगे, महिलाओं के बीच में हम अपनी जो कांग्रेस गवर्नमेंट की उपलब्धि है, जो आज इन्होंने महंगाई से बेरोजगारी से लोगों को परेशान किया है, उन बातों को लेकर अगर हम गाँव तक और महिलाओं तक पहुँचेंगे तो मुझे लगता है कि महिलाएं उसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगी। और हमारी महिला कांग्रेस की टीम, पूरी टीम हमारी, मुझे चारों वाइस प्रेसिडेंट और बाकी लोग, हम लोग तैयार हैं कि हम लोग चंपावत अब जाना है, वहाँ पे डेरा जमाना है। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।